हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन। फ्रेंड, एक्चुअली हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत से संबंधित उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के, उनकी राजनीतिक व्यवस्था से, उनके कला और स्थापत्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की क्लास में कुछ शेष प्रश्न जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था, उनके कला स्थापत्य और खासकर साहित्य से संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा अभी तक पूछे गए आज वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत प्रशासन पार्ट 2 हम डिस्कस करने जाना है, जिसमें लगभग हम 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, पहले ही मैं बता दूँ, आज की जो क्लास है जिसमें जो क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किसी न किसी पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। एक तरीके से ये आपका रिवीजन सेशन होगा। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखेंगे तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो ये मत उम्मीद करना कि मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाऊँगी, जल्दी आपको क्वेश्चंस को बताती चलूँगी, आगे बढ़ती चलूँगी। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 28 लिखा है क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास को 27 क्वेश्चंस पे छोड़ा था। ठीक है, 27 क्वेश्चंस हम लोगों ने दिल्ली के प्रशासन, उनके स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों को लगा लिया। उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, इसीलिए 28 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी वो देख लें और सहूलियत होगी उनको समझने में। ठीक है, तो देखिए आज का 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमें गलत जो है युग्म को निकालना है यहाँ पे। तो देखिए, एक तरफ स्थान दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थापत्य दिया है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा स्थापत्य उस स्थान से संबंधित नहीं है, हमें ये देखना है। पहला है अजमेर में कुव्वत इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद। तो ये पीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड, हमारा जो इनकरेक्ट है वो है ए, यानी कि अजमेर में कुव्वत इस्लाम मस्जिद नहीं है बल्कि ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। दिल्ली के राय पिथौरा किले के पास में कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण करवाया था 1197 में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और सबसे मेन पॉइंट है कि ये भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के स्थान पे पहले जो है वो 27 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया जा रहा था। फिर उसी स्थान पे देखा बिष्णु मंदिर का निर्माण हुआ, तो बिष्णु मंदिर के स्थान पे कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद के पहले क्या था, तो वहाँ पे बिष्णु मंदिर था, उसके बाद ये मस्जिद बनाई गई कुव्वत इस्लाम मस्जिद। ठीक है, किसने बनाया था? वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद है, बिल्कुल सही है फ्रेंड। जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था जौनपुर का सरकी वंश का शासक है, जिसका नाम है इब्राहिम सरकी। ठीक है, इब्राहिम सरकी, ध्यान रखिएगा। इससे जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। अटाला मस्जिद के निर्माण से पहले उस स्थान पे अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, इब्राहिम ने अन्य स्थापत्य में जैसे कि वहाँ पे इसने झंझाती, ठीक है, झंझाती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, झंझाती मस्जिद का भी निर्माण इसने करवाया था। अटाला मस्जिद, झंझाती मस्जिद इब्राहिम शर्की के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मालवा में जहाज महल, ये बिल्कुल ये भी करेक्ट है। मालवा में मांडू है, वहाँ का शासक था ग्यासुद्दीन। ठीक है, तो मालवा का शासक ग्यासुद्दीन के द्वारा जहाज महल का निर्माण मालवा के मांडू में करवाया गया था। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, यानी कि इनकरेक्ट है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद अजमेर में नहीं, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक तरफ हमें सुमेलित करना है, एक तरफ वास्तुशैली दिया है, दूसरी तरफ उससे संबद्ध राजवंश है। ठीक है, वास्तुशैली में क्या है? मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, अष्टभुजी मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य का। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेहराबों की निचली सतह पर जो कलम कली का जो झालर लगा है वो तुगलक वंश से हमें संबंधित है। ठीक है, नहीं सॉरी, खिलजी वंश से शुरू किया गया था। खिलजी वंश के समय में ये आया था अस्तित्व में। और फिर अष्टभुजी मकबरों का जो उदय हुआ था वो तुगलक वंश के समय हुआ था। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग जो किया जा रहा था वो विजयनगर संबंधित है।
हम आगे वाले सेशन में विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्लास करने ही वाले हैं, तो वहाँ मैं आपको यहाँ इन डिटेल बताऊँगी। ठीक है, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये हुआ था सरकी। ठीक है, सरकी वंश के समय में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A3421। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है। किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीके अल हिंद भी कहते हैं, एक तरीके से भारत के जो समाज के बारे में, भारत की जो दशा के बारे में जो तहकीक की जा रही थी, जिस रचनाकार के द्वारा उसने जो रचना किया उसका नाम लिख दिया किताब उल हिंद, जिसे हम किताब उल हिंद भी या तहकीके अल हिंद कहते हैं। किसके द्वारा लिखी गई, हसन निज़ामी, मिनहाज उस सिराज, अल-बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा अल-बरनी। ठीक है, अल-बरनी के द्वारा, ठीक है, सी आंसर होगा। अल-बरनी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई थी। और ये जो पुस्तक देखा जाए फ्रेंड तो फ़ारसी में है, ध्यान रखिएगा फ़ारसी में है ये। ठीक है, अल-बरनी जब भारत में मोहम्मद गजनवी आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत में आया था और इसने तत्कालीन भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, जो वहाँ पे उत्तर भारत की जो भौगोलिक स्थिति के बारे में, जो वहाँ की राजनीतिक की स्थिति के बारे में, वहाँ के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सारी स्थितियों के बारे में इसने जिस पुस्तक में वर्णन किया, उस पुस्तक का नाम रखा गया किताब उल हिंद था उस पुस्तक का नाम। और इसी कारण, चूँकि तत्कालीन समाज के बारे में हमें बता रहा है, तो इसी कारण इस पुस्तक को हम क्या कहते हैं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण। ठीक है, इस पुस्तक को क्या कहते हैं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है किताब उल हिंद को। ठीक है, तो ये हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। ये जो पुस्तक है इसको अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया था वो किया था एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड सचार्ड। ठीक है, एडवर्ड सचार्ड के द्वारा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म हुआ आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2003 में आया था, फिर यूपीएलडीए प्री 2002 में आया था। तो अमीर खुसरो का जन्म फ्रेंड हुआ था एटा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में एक स्थान है जिसका नाम है पटियाली। ठीक है, पटियाली नामक स्थान पे इनका जन्म माना जाता है 1253 में माना जाता है। कहीं कहीं पे 1252 भी लिखा है, तो आप देख लेना, वैसे यही है, ज़्यादातर जो मान्य है वो 1253 है, यहीं पे इनका स्थान था। और ये जो थे, ऐसा माना जाता है, ये जो अमीर खुसरो हैं ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है प्रथम ऐसे इतिहासकार हैं जिनका जन्म भारत में हुआ था। तो प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा इतिहासकार प्रथम इतिहासकार है जिसका जन्म भारत में हुआ था, तो वो अमीर खुसरो है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का काल देखा। वो 8 सुल्तान कौन, बलबन से लेकर के, गुलाम वंश के शासक बलबन से लेकर के तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के समय को इन्होंने देखा था। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम है वो है अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। ठीक है, अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान माना जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफ़र खां, उबेक खां। ये यूपीपीसीएस प्री 1999 में ये प्रश्न आया था। तो गाजी मलिक का कौन सा सेनाध्यक्ष है जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, वो है अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनाध्यक्ष है जिसने तुगलक वंश की स्थापना किया वो था गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे सेना नायक की तरह, वहाँ पे एक तरह सेना के तैनात था, सेना के रूप में, सैनिक के रूप में। और उस समय चूँकि हमने ये भी बात किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो इसने बहुत मंगोल आक्रमणों को इसने असफल किया था, जिसके कारण इसको जो उपाधि मिली वो गाजी की मिली। क्योंकि गाजी मलिक का जो वास्तविक नाम है गयासुद्दीन तुगलक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किया। चूँकि इसका जो वंश का नाम है वो इसके नाम पे ही रखा गया, इतिहासकारों ने अपनी सहूलियत के आधार पे गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे ही इस वंश का नाम रख दिया, तुगलक वंश, जो कि इसकी उपाधि थी। जो पहले इसका नाम था गाजी मलिक। गाजी की उपाधि क्यों दिया गया था इसको, बहुत बड़े पैमाने पे इसने जो मंगोलों को परास्त किया था इस वजह से। ठीक है, इसको गाजी यानी कि जो काफिरों का हत्यारा, और काफिर इसके समय कौन थे, ये जो माने जाते थे, ये जो मंगोल माने जाते। ठीक है, मलिक काफूर की फ्रेंड, जो मलिक काफूर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सेना नायक था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और फ्रेंड इसको जो खरीदा था ना, वो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने
उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान किए। तो ये स्वयं उन अभियानों में नहीं जाता था, अपने सेना नायकों को भेजता था। मात्र एक अभियान था जिसमें वो गया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको इसने मात्र क्या जो इसने खुद नेतृत्व किया था, वो चित्तौड़ का जो अभियान था वो उसमें स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन बाकी अभियानों में वो अपने सेना नायकों को भेजता था। तो इसका एक सेना नायक था जिसका नाम था नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां ने जब गुजरात का आक्रमण किया था तो मलिक काफूर को उसने वहाँ से खरीदा था। मलिक काफूर जो था एक हिंदू से मुसलमान बना हुआ था और ये एक हिजड़ा था, और इसको इसने 1000 दिनार में नुसरत खां ने खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था नुसरत खां ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था, और इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं मलिक काफूर को। ठीक है, आंसर ध्यान रखना ए है, मार्क कर देती हूँ तो कभी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। मलिक काफूर को खरीदा था। और फ्रेंड, जब दक्षिण भारत का अभियान करेगा, जब अलाउद्दीन खिलजी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये मलिक काफूर ही निभाएगा। जफ़र खां बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जफ़र खां का देखा जाए तो 1299 में मंगोलों का जब तीसरा आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो उसी आक्रमण के दौरान, इस संघर्ष के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? जफ़र खां की। ये भी सेना नायक था अलाउद्दीन खिलजी का। प्रश्न ये बनता है फ्रेंड कि कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक है जो मंगोलों से संघर्ष के दौरान, मंगोलों से युद्ध के दौरान मारा गया था? तो वो जफ़र खां है। ये प्रश्न बनता है। उबेक खां भी अलाउद्दीन खिलजी का ही सेना नायक था, तो ये हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? हिंदुस्तान का तोता, तूतिए हिंद, हिंद का तोता, कुतुबुल उस्मान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। ये प्रश्न आया था यूपी पीसीएस मेंस 2013 में आया था। तो ये अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था? हिंदुस्तान का तोता। इसने देखिए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है नूर सिपेहर। ठीक है, नूर सिपेहर ये रचना है इनकी, अमीर खुसरो की। इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारत की भर भर के तारीफ की थी। हिंदुस्तान की भर भर की तारीफ करने के कारण इनको क्या कहा गया? हिंद का तोता या तूतिए हिंद कहा गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो अमीर खुसरो को, जिसे हम तूतिए हिंद कहते हैं, हिंद का तोता कहते हैं, किस कारण कहते हैं? कि इन्होंने नूर सिपेहार में भारत की बहुत तारीफ लिखी थी, इसी के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध हैं? नवाब शफदुल्ला, गयासुद्दीन बलबल, मोहम्मद बिन रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड ये जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो है आपका गयासुद्दीन बलबन। हमने बताया था गयासुद्दीन बलबन के से लेकर के 8 सुल्तानों का काल ये देखेंगे। और आप जो जो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है, 1320 में उसने तुगलक वंश की स्थापना की। तब तक के 8 सुल्तानों के काल को ये देखते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए बलबन के समय तो ये तो निकाल ही दीजिए, गयासुद्दीन तुगलक तक ही नहीं, ये भी निकाल दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक निकाल दीजिए। आंसर क्या? अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। और फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि का पद दिया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही अमीर खुसरो को जो राज्यकवि का पद दिया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिया गया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है कि अमीर खुसरो को किस शासक के दरबार में सर्वप्रथम राजकवि का दर्जा दिया गया था, पद दिया गया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते। नेक्स्ट है हमारा नई फारसी काव्य शैली, जिसे हम सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कहते हैं, किसके द्वारा किया गया था? नई जो सब ए हिंद है, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता जियाउद्दीन बर्नी, अफीक इसामी, अमीर खुसरो। तो फ्रेंड जिसने, ये हो गया आंसर हमारा अमीर खुसरो। ठीक है, एक तरीके से अमीर खुसरो ने जो फारसी कविता का क्या किया था, भारतीयकरण जो किया था, वो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। और इसी ने फारसी काव्य की जो फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या फिर हिंदुस्तानी शैली को जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फारसी कविताओं का जो भारतीयकरण करने का जो सर्वप्रथम कार्य किया था वो अमीर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये फ्रेंड आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या बताना, बस डायरेक्ट देखो कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अकबर, तानसेन, कबीर, बहरम खां। और हमने बताया ही कि फारसी भाषाओं का जो भारतीकरण करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है, तो आंसर हमारा अमीर खुसरो हो जाएगा। भारती हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाओं का विद्वान कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि है जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ये सब अमीर खुसरो ने ही किया था। डायरेक्ट आंसर पे चलो। ठीक है, तो ये प्रथम ऐसा फारसी का प्रथम कवि है जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, वो है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्न कथन है, उन पे हमें विचार करना है और सही कथन को हमें मार्क करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, जिसमें पहला कथन है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। बताइए, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के अभिकर्ता कौन है? अमीर खुसरो है। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर है ये ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा हमारा कि हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में जो रचित कविता है, जो गीत है, उसका संग्रह किताब-ए नौरस में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। और कव्वाली से जाने जाने वाली जो संगीत शैली, यानी कि कव्वाली के जो अभिकर्ता आरंभकर्ता है वो कौन है? अमीर खुसरो। जो कव्वाली गाई जाती है भारत में, उसके जो अभिकर्ता है, आरंभकर्ता है, वो अमीर खुसरो है। तो हमारा ये है। IAS प्री 2003 में प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तबकात-ए नासिरी के लेखक कौन है? तबकात-ए नासिरी, शेख जमालुद्दीन अलुबर्नी, मिन्हाज-उस-सिराज, ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो बताइए, ये हैं तबकात-ए नासिरी के जो लेखक हैं वो हैं मिन्हाज-उस-सिराज। ठीक है, मिन्हाज-उस-सिराज जो हैं वो तबकात-ए नासिरी के लेखक हैं। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी फ्रेंड, वो फ़ारसी में लिखी गई थी, फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। और तबकात-ए नासिरी का जो है, इसमें माना जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम जो है क्रमबद्ध इतिहास है, दिल्ली सल्तनत का जो क्रमबद्ध हमें इतिहास मिलता है एक लाइन से, वो तबकात नासरी मिलता है। और इसमें जो गुलाम वंश का शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद तक के समय का हमें, नसरुद्दीन महमूद 1260, ये बलबन का दामाद भी था नसरुद्दीन महमूद, इसके समय तक का हमें जो इतिहास मिलता है वो तबकात नासरी से मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का जो क्रमबद्ध प्रमाण हमें तबकात नासरी के जो मिन्हाज-उस-सिराज के तबकात नासरी से हमें मिलता है, जो कि फ़ारसी में लिखी गई है। ठीक है, और इसका जो अंग्रेज़ी में अनुवाद करवाया था वो HG रावर्टी के द्वारा करवाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछता है फ्रेंड, तो तबकात नासरी का जो इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा था वो था SC रावर्टी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो फ्रेंड, दिल्ली सुल्तानों के द्वारा जिस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया वो थी फारसी। ठीक है, फारसी भाषा के विकास के लिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और ये जो फारसी थी वो दिल्ली सल्तनत की राजकीय और प्रशासनिक भाषा थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक भाषा थी फारसी। और चूँकि सुल्तानों के द्वारा इसके विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे जो दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी जो था, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में फ़ारसी भाषा के विकास के लिए अमीर खुसरो की अध्यक्षता में एक पुस्तकालय का स्थापना करवाया। और उस समय जो लाहौर था फ्रेंड, वो लाहौर पूछ सकता है, लाहौर जो है वो फ़ारसी भाषा के विकास का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लाहौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों में होता है? राजपूतों में जात्युचित लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, संस्कृतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो ये IAS प्री 1996 में ये प्रश्न आया था। तो अपभ्रंश शब्द का जो मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में प्रयोग होता है वो होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए ये किया जाता है। और एक तरीके से इसकी बात करें फ्रेंड, तो एक जो पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना किया, महाभाष्य जो कि टीका थी किस पे?
पाणिनि के अष्टाध्यायी पे। तो जो महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ थी, तो पतंजलि ने उन्होंने जो संस्कृत के जो उस समय तत्कालीन समाज में जो लोक भाषाएं जो थी, लोक प्रयोग में जो संस्कृत लाई जाती थी, उसी को इन्होंने अपभ्रंश कहा था। ठीक है, तो एक तरीके से जो अपभ्रंश हो जाएगा, जो प्राकृतिक भाषा है जो पहले यूज़ की जाती थी और जो आधुनिक भाषा है, उन दोनों के बीच की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है? जो प्राकृतिक भाषा और आधुनिक भाषा के बीच की स्थिति को अपभ्रंश कहा जाता है। और पतंजलि ने क्या कहा था? जो लोक भाषाएं, जो लोक में प्रयोग जो संस्कृत है, वही अपभ्रंश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को हमें सूची 2 से सम्मिलित करना है, जहाँ सूची 1 में कुछ इतिहासकारों के नाम हैं और उससे संबंधित उनके जो हैं वो दिए गए हैं, जो उनकी रचनाएं हैं। एक तरफ देखें, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, मिन्हाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद। तो फ्रेंड, इसमें अगर हम आंसर पे डायरेक्ट चलें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने, देखा जाए तो इन्होंने क्या लिखा था? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी, फतवा जहांदारी लिखी, और इन्होंने एक पुस्तक, एक और रचना किया था जिसका नाम था हसरतनामा। ठीक है, हसरतनामा भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। हसरतनामा में मुस्लिम कानूनों का उल्लेख किया गया है। हसरतनामा के भी रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी हैं। और फ्रेंड, जियाउद्दीन बर्नी का एक स्टेटमेंट बहुत है, इन्होंने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने, मध्यकालीन भारत के किस इतिहासकार ने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा था? तो वो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, जिसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसने फतवा जहांदारी, जिसने हसरतनामा जैसे ग्रंथों की रचना की। ठीक है, हसन निज़ाम की बात करें फ्रेंड, हसन निज़ाम ने ताजुल मासीर की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, निज़ामी की बात करें तो हसन निज़ामी, और इन्होंने फ़ारसी में लिखा था। ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करिए, किस में लिखा गया था ये भी पूछता है। जैसे कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही की बात करें तो ये भी फ़ारसी में ही लिखा गया था, और ये जो आपका ताजुल मासीर है ये भी फ़ारसी में लिखा गया था। और ये जो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ये जो ताजुल मासीर है, ताजुल मासीर जो है फ्रेंड, वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय जो इतिहास है वो है आपका ताजुल मासीर, जो कि फ़ारसी में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, निज़ाम उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज के रचनाकार कौन है फ्रेंड? तबकात नासिरी। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया तबकात नासिरी के बारे में। और याहिया बिन अहमद, ठीक है, याहिया बिन अहमद की जो रचना है वो तारीख़ मुबारक शाही है। ठीक है, तबकात नासिरी, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के समय का जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास मिलता है हमें, किससे? तबकात नासिरी से। वहीं देखा जाए तो हसन निज़ामी के ताजुल मासीर से हमें दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सुमिलित 1 का यहाँ पे भी सूचियाँ दी हुई हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमिलित करना है। तारीख़ हिंद, जहाँ तो सूची 1 में तारीख़ हिंद, तारीख़ दिल्ली, रेहला, तबकात नासिरी है। तो तारीख़ हिंद किसकी रचना है फ्रेंड? हम लोगों ने इसके बारे में भी पहली बार बात, मतलब ऑलरेडी बात किया हुआ है। या जो है अल-बर्नी के द्वारा तारीख़ अल हिंद जो लिखा गया था, तारीख़ अल हिंद की रचना किया गया था, अरबी भाषा में किया गया था। ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में है तारीख़ अल हिंद। तारीख़ दिल्ली फ्रेंड जो है, ये बात करें तारीख़ दिल्ली की जो है वो किसके द्वारा रचना किया गया था? इब्न बतूता, मिन्हाज, अल-बर्नी, खुसरो। तो तारीख़ जो दिल्ली है उसकी जो रचना किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा तारीख़ दिल्ली की रचना किया गया था। रेहला की जो तारीख़ दिल्ली जो है अमीर खुसरो के द्वारा, रेहला की जो रचना हुई थी फ्रेंड उसको इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। रेहला जिसे हम सफ़रनामा कहते हैं, सफ़रनामा। ठीक है, और ये भी अरबी में ही लिखा गया था। सफ़रनामा क्यों कहते हैं भाई? इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और ये कई देशों का इसने, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसने सफ़र किया था, भ्रमण किया था। तो उस सफ़र के दौरान इसने जो जो चीज़ें देखी उनको एक पुस्तक में संकलित किया, और उस पुस्तक का नाम रखा रेहला, जिसको जो कि फ़ारसी में लिखा, और इसका जो अंग्रेज़ी में अनुवाद करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका अंग्रेज़ी में जो अनुवाद किया था ली एवं गिब्स ने करवाया था। ठीक है, ली एवं गिब्स के द्वारा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया था। तबकात नासिरी फ्रेंड मिन्हाज के द्वारा लिखा गया था। ऑलरेडी बताया, तबकात नासिरी जो है फ़ारसी में लिखी गई है, जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के क्रमबद्ध इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 3, 4, 1, 2 यानी कि सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
एक निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ तबकात हकाइक ए हिंद, तहजीबुल अखलाक, कुंजुल तिहार, जवामिल हिकाकत, ठीक है, हिकायत। ये डायरेक्ट इस पे देख लीजिए, झारखंड पीसीएस प्री का ये प्रश्न था। अगर इसका आंसर की बात करें फ्रेंड तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हकाइक ए हिंद जो लिखी गई थी वो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा लिखी गई थी। और तहजीबुल खलनाक जो लिखी गई थी तहजीबुल अखलाक जो लिखी गई थी इब्न मिस्काविया के द्वारा लिखी गई थी। कुजुल तिजाब जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी बेलक अल कबायकी। और ये जो लिखी गई थी जवामियु हिकाकत जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद ओफ़ी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किसको माना गया है? वीणा को, ढोलक को, सारंगी को, सितार को। ये राजस्थान प्री में आया था, 1999 में ये प्रश्न आया था फ्रेंड। तो ये जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सितार, ठीक है। सितार जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने जो ईरान का तंबूरा है ना फ्रेंड, तंबूरा, ईरान का तंबूरा और भारत का जो है वीणा, ठीक है, भारत का वीणा, इन दोनों को मिला करके सितार का आविष्कार किया था। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? ये अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। 13वीं शताब्दी के समय किया गया था। सितार के साथ साथ उसने देखा जाए तबले का भी आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, ठीक है, तबले का। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। एक तरफ युद्ध दिए हैं और उससे संबंधित वर्ष दिए हैं। चंदावड़ का युद्ध, यहाँ पे चंदावड़ लिखा है, चंदावड़ भी कह सकते हैं, चंदावड़ का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, टालीकोटा का युद्ध, घग्घर का युद्ध, ठीक है। तो चंदावड़ का जो फ्रेंड युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किससे हुआ था? उस समय तत्कालीन जो बनारस और जो कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र जो कि संयोगिता के पिता थे। संयोगिता आपको पता ही होगा, जयचंद्र संयोगिता जिनका विवाह हुआ था किससे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ था। वही पृथ्वीराज चौहान जिनको मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था, जो कि 1192 में हुआ था। ये सारी चीज़ें बताएं। तो ये जो गढ़वाल वंश का शासक है, जो कि उस समय तत्कालीन कन्नौज और जो बनारस में शासन कर रहा था जयचंद्र, उसको मोहम्मद गौरी ने चंदावड़ के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। और फिर तैमूर का आक्रमण फैन होता है, कब होता है? 1398 में। ये देखा जाए तो तुगलक वंश के समय होता है और इसी के समय से तुगलक वंश काफ़ी कमज़ोर होने लगता है, तुगलक वंश का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो 4 वंश थे उनके अंतर्गत हुआ था, बर्रार नहीं था। हम आगे आपको इसके इन डिटेल अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे बस इतना देख लो, तालीकोटा का युद्ध जिसे हम राजपूत तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो 1565 में हुआ था और इसी के बाद से देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। घग्घर का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? महमूद लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये ऐसा युद्ध है भारत के इतिहास में जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। प्रश्न ये आ चुका है, ठीक है, जल वो थल। तो जल और थल पे लड़ा गया युद्ध कौन सा है? वो घग्घर का युद्ध है, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, ठीक है। 1529 में हुआ था। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2143, 2143, तो आंसर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी हस्तांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, यहाँ अफगानों का षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1192 में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली वंश के अंतर्गत खिलजी वंश का संस्थापक था, इसकी जो हत्या की थी, खिलजी वंश की स्थापना फ्रेंड कब हुई थी? 1290 में हुई थी। और इस समय जो कितना 30 वर्षों तक 1320 तक चला था। तो इसकी जो देखा जाए तो इसका जो हत्या किया गया था 1296 में किया गया था, ठीक है। तो 1296 में
इसकी हत्या हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? इसी का भतीजा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के अंतर्गत शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कड़ा में षड्यंत्र के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, ठीक है। 12 अफगान षड्यंत्र फ्रेंड हुआ था, ये माना जाता है 1325 में, ठीक है। 1325 में अफगान षड्यंत्र जो माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि जो इस समय देखिए जो तुगलक वंश का शासन था, तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक, और कहा जाता है ग्यासुद्दीन तुगलक को षड्यंत्र के द्वारा उसके पुत्र ने मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जौना खां के नाम से जानते हैं, उसने षड्यंत्र, ऐसा माना जाता है कि षड्यंत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी थी ग्यासुद्दीन तुगलक। उसी को हम अफगानपुर षड्यंत्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी हस्तांतरण, चूँकि 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक वंश की गद्दी पर बैठता है, और 1327 में इसने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी हस्तांतरित किया था। दौलताबाद, जिसको पहले वो देवगिरी के नाम से जाना जाता था, उसने देवगिरी में अपनी राजधानी हस्तांतरित की 1327 में, और फिर उसका नाम दौलताबाद रखा। लेकिन मात्र 2 वर्षों के बाद ही, यानी कि 1329 में इसने पुनः अपनी राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए फ्रेंड? सबसे पहला तराइन का युद्ध हुआ था, आंसर हमारा ए हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेगा, तराइन का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई, फिर अफगान षड्यंत्र हुआ, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी हस्तांतरण हुआ। ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। यूपीआरओ प्री 2017 में ये प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार किया। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? मेगास्थनीज, फाहियान, मार्को पोलो, इब्न बतूता। फ्रेंड हमने आपको ऑलरेडी बताया इब्न बतूता की पुस्तक का नाम ही रहेला, यानी कि सफ़रनामा, और इसने बहुत सारे देशों की यात्रा किया, बहुत सारे चीज़ों के बारे में इसने वर्णन किया अपने इब्न बतूता के रेहलनामा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इब्न बतूता, ठीक है। मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज जब हमने मौर्य काल पढ़ा तो मौर्य काल के समय में ये जो वहाँ का सेलुकस था, सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था, जो कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत नियुक्त किया गया था। और ये देखा जाए तो लगभग जो माना जाता है इसका समय, वो जो माना जाता है 304 से लेकर के 299 ईस्वी पूर्व लगभग माना जाता है यही। और इसने इंडिका पुस्तक की रचना किया था, ठीक है। इंडिका पुस्तक की इसने रचना की थी। फाहियान फ्रेंड गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा था। 1399 से लेकर के 1414 के बीच में ये रहा था, ठीक है। लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के समय में आया था। मार्को पोलो फ्रेंड, मार्को पोलो जो था ये एक वेनिश का यात्री, इटली के वेनिश का यात्री था, और इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, मार्को पोलो को, ठीक है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। MPPCS प्री 2017 में ये प्रश्न आया था, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में इसने अपनी सेवा नहीं दी थी, आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? किस प्रथा की शुरुआत की गई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, निम्न में से कोई नहीं। फ्रेंड जौहर प्रथा की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है राजपूतों के समय में। जौहर प्रथा जो कि ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी स्त्रियों की रक्षा करने के लिए राजपूतों ने जौहर प्रथा की शुरुआत की थी। जब ये राजपूत युद्ध पे जाते थे और जब इनके युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती थी, तो ये जो इनकी पत्नी थी, वो जो यहाँ उनकी जो स्त्रियाँ हुआ करती थी, वो किले के अंदर एक अग्नि के द्वारा अग्नि में अपने आप को समर्पण कर देती थी, आत्मदाह कर लेती थी। उसी को जौहर प्रथा कहा गया था। आपने पद्मावत मूवी देखा होगा तो उसमें लास्ट में देखिए किस तरीके से दीपिका पादुकोण ने जो है अन्य महिलाओं के साथ किस तरीके से अग्नि जलती हुई अग्नि में चली जाती हैं। उसी को जौहर प्रथा कहा गया था, जो राजपूतों के समय में शुरू मानी जाती है। फ्रेंड सती प्रथा जो है, सती प्रथा के बारे में अगर बात करें तो सती प्रथा का जो हमें प्रथम साक्ष्य मिलता है वो एरड़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है। एरड़ अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा। एरड़ अभिलेख जो है, जो कि 510 का है, 1500 नहीं 510 ईस्वी का है। और यहाँ पे जो उस समय तत्कालीन गुप्त काल चल रहा था, गुप्त काल का एक शासक था
गुप्त वंश का, जिसका नाम था भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था गुप्तराज। ठीक है, जो गोपराज। ठीक है, गोपराज जो था उसकी पत्नी, चूँकि गोपराज युद्ध के दौरान मारे जाते हैं तो उसकी पत्नी ने जो उसकी पत्नी सती हो गई थी, जिसके इसका उल्लेख हमें एरड़ अभिलेख से मिलता है। तो एरड़ अभिलेख जो है वो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है, 1510 का है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से, यानी कि गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, बाल विवाह का ऐसा माना जाता है, करेक्ट कर लेना, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये जो माना जो जाता है वो कुषाण काल के समय से हमें बाल विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। जो बाल विवाह का जो प्रचलन चला था वो कुषाण काल से चला था। ठीक है, मौर्योत्तर काल के दौरान जो कुषाण वंश आता है, जो कनिष्क शासक रहता है, जिसे चौथी बौद्ध संगीति कुंडल ग्राम में करवाया था गुजरात में, उसी के समय में, यानी कि कुषाण वंश के समय में ही हमें बाल विवाह देखने को मिलता है। बाकी राजपूतों के समय में हमें जौहर प्रथा, जो आंसर हो गया जौहर प्रथा। ठीक है, राजपूतों के समय में शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी है? मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी या फिर सराण। ये यूपीपीसीएस में 2009 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा मध्यकालीन विद्वानों में जो हेमचंद्र सूरी है वो आपका जैन धर्म आचार्य, जैन धर्म नहीं यानी कि ये जैन आचार्य थे। और ये किसके दरबार में थे? उस समय जो गुजरात है, जिसे हम अहिलवाड़ कहते हैं, तो अहिलवाड़ में जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश का शासक है अहिलवाड़ का, अहिलवाड़ जिसे हम गुजरात कहते हैं। ठीक है, वहाँ शासक है जिसका नाम है जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज के दरबार में ये रहते हैं, सिद्धराज जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी। और इन्होंने काफ़ी रचनाएं किया था, जिसमें हम कुमार चरित्र इनकी प्रमुख रचना है, अष्टदश सहस्त्री इनकी प्रमुख रचना है, और एक रचना जो है सिद्ध हेम व्याकरण ग्रंथ है इनका, सिद्ध हेम व्याकरण ग्रंथ। ये सब ध्यान रखिएगा कौन कौन सी रचना है। कुमार चरित्र, अष्टादश सहस्त्री और साथ ही सिद्ध हेम व्याकरण ग्रंथ इनका है। ठीक है, किसके दरबार में थे हेमचंद्र सूरी? चालुक्य वंश के शासक जय सिंह के दरबार में थे। ठीक है, ये भी हमें देखिए सुम्मिलित करना है। ये सब हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं देखें। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुम्मिलित करना है। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह। अकबर के समय में फ्रेंड देखेंगे आईने दहसाला। ठीक है, आईने दहसाला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चला था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में चहलगामी अमीर, ठीक है, जिसे हम तुर्काले चहलगामी भी कहते हैं, 40 सरदारों का जो दल था, और सड़क जिसे हम आज वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जिसे सड़क आजम शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है, आगे हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब शेरशाह सूरी पढ़ेंगे, अकबर पढ़ेंगे। बाकी ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 3421, 3421, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज के लास्ट प्रश्न में चलते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसकी नहीं? गेहूं की नहीं, जौ की नहीं, चने की नहीं, मक्का की नहीं। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा मक्का की नहीं। मक्का की जो कृषि है वो 13वीं 14वीं शताब्दी के समय में भारतीय कृषकों के द्वारा नहीं किया जाता था। बाकी वो जौ, गेहूं, चना इनकी वो कृषि किया करते थे। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा मध्यकालीन के अंतर्गत जो हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी प्रमुख राजवंश थे, 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर उसके बाद आपका सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए वो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सीरीज़ में अब हम विजयनगर साम्राज्य के साथ आएंगे, फिर मुगलों को शुरू करेंगे, मुगल साम्राज्य, मुगल सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।